गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। हमने कहा हमारा जैसे ही हमारा राइजिंग पाकिस्तान दिख रहा है वैसे हम सबको आवाज भी जानी चाहिए। गुड मॉर्निंग। एब्सोल्युटली गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। मेरे साथ है सवीन फारूक और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब और हमारे साथ है बारिश है, क्योंकि बारिशों का आगाज हो चुका है। बिल्कुल, अल्लाह सब खैर रखिए। मॉनसून स्टार्ट हो गया है, इसका प्री मॉनसून स्टार्ट नहीं, आपको 25 तारीख हो गई ना, अब आज से मॉनसून स्टार्ट हो गया। और देखिए जो आगाज हुआ है वही देखें कि इतना कोई एक्सट्रीम किस्म का हुआ है। ऑनेस्टली अल्लाह की रहमत है, हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं कि बारिश हो रही है, गर्मी का ज़ोर टूट रहा है। और जाहिर है बहुत सारे मैदानी इलाके जिनमें हम देख रहे थे गर्मी की शिद्दत थी, वहाँ पर जो है वो उसकी शिद्दत में थोड़ी कमी आई है। बट एट द सेम टाइम जो आज आते हुए सड़कों पे पानी था और आज जो आते हुए तूफ़ान था और ड्राइव करना कितना मुश्किल हो गया था। सो ये चैलेंजेस जो हैं वो मॉनसून की अपनी जगह पे होते बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेट्स बी सेफ इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो मॉनसून का आगाज़ हुआ है ये पूरे पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खत्ते के लिए बहुत अच्छा रहे। जो सभी आपने बात की कि आज सुबह आते हुए बहुत से लोग जो कि ऑफिस जा रहे थे, बहुत से लोग जो घरों से बाहर निकलते हैं, वाकई बड़ा मुश्किल था। बहुत सी जगहों पर यानी हम देखते थे कि पानी खड़ा हुआ था। मैं जब गाड़ी निकाल रहा था अभी, जब मुझे क्योंकि राइट टर्न करना होता है घर से निकलते ही, सो आई थिंक 1 मिनट से ही बचत हुई है, क्योंकि दरख्त ऐसे गिरा है वहाँ पे। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ एक तो ये कि जब आप गुजर रहे हैं जहाँ पे दरख्त लगे हैं तो बड़ी एहतियात से गुजरें, वहाँ पर एहतियात करें। और गाड़ियाँ दरख्तों के नीचे खड़ी इस वक्त ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ने मतलब एक होता है ना, कुछ आप अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि कुछ सदका आपका काम आ रहा होता है तो आप नुकसान से बच जाते हैं। वो 1 सेकंड लगता है ना ज़मीन, वो दरख्त टूट जाता है, गिर जाता है। कच्चे कुछ दरख्त भी, जैसे सफेदे के दरख्त के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि बड़ी कच्ची सी लकड़ी होती है तो गिर जाता है। तो नहीं, और खुद देखे ना हमने किया क्या अपने माहौल के साथ, ये हमने खुद ही तो किया है ना। अब हम ये कह दें कि अच्छा डिजास्टर्स क्यों आ रहे होते हैं, वो हम सबको पता है क्यों आ रहे होते हैं। हमारी लापरवाहियाँ हैं, दहाइयों की हमारी गलतियाँ हैं जिनको आज हम भुगत रहे हैं, हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन। लेकिन वही बात है कि ज़रा हम इस पर बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हमारी गलतियाँ, लेकिन हमें ये बात बहुत ज़्यादा सुधारनी है। और आज का हमारा शो भी कुछ इसी अंदाज से हमने डिज़ाइन भी किया है कि हमें अब क्या करना है, हंगामी बुनियादों पर हमें क्या करना है, एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना है, इदारों को क्या करना चाहिए और इदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर भी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो आज इस प्रोग्राम में हम मॉनसून से मुताल्लिक डिटेल से बात करें। कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद हैं। मीनवाइल आप हमें ज़रूर बताएं आपके इलाके का मौसम कैसा है, आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर मौसम क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ बारिश हुई है आज, क्या वहाँ पर गर्मी है या वहाँ पर, क्योंकि इस तरह की जब बारिश हो रही होती है मुख्तलिफ इलाकों में तो ठंड की लहर भी एक तरह हल्की हल्की सी आ रही होती है, स्पेशली जब हम नॉर्थ की बात भी कर रहे होते हैं। तो हमें ज़रूर बताएं, हमें व्हाट्सएप करें अपने नाम शहर के साथ और हमें ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ क्या सूरत हाल है, आपकी सुबह आज कैसी रही। एब्सोल्युटली, और बाकी दिन आपका अच्छा गुजरे, हमारी दुआ भी है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मुस्कुराहट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम फ़ौरन से नोटिस भी कर रहे होते हैं, अक्सर कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं ना किसी को कि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, क्योंकि आपके दांत बहुत अच्छे होते हैं। वो जब मुस्कुराहट में अगर दांत नजर आए तो आपको वैसे भी भला सा लगता है चेहरा। लेकिन अब वो बेचारे क्या करें शुएब, जिनकी नेचुरली जो है वो उनके दांतों का कलर थोड़ा सा पेल होता है, वो नेचुरल होता है, टेक्सचर होता है ना। हमने शायद बहुत ज़्यादा जो हमने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग देखे उनके दांत गंदे नहीं होते, बट उनके नेचुरली उनके दांत जो है वो, जब आप उनसे बात करते हो वो कहते हैं हमारे नेचुरली हमारे दांतों का टेक्सचर ऐसा है, हमारे दांतों का कलर ऐसा है, वो जो मर्जी कर लें उनके दांत नहीं हो रहे होते। अच्छा, मुझे लगता है कलर वाली बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन समटाइम्स सभी वो जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, आप उसकी वजह से भी कॉन्शियस हो रहे होते हैं, आप हाथ रख के बात कर रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा खुल के मुस्कुरा नहीं रहे होते, हंस नहीं रहे होते। अब देखिए वो चीज़ ऐसी है जो कि ठीक हो सकती है। हाँ, कलर जो अगर नेचुरल है थोड़ा सा आपका एक तो ज़ाहिर होगा ना कोई इसका एक कलर तो आएगा। ज़रूरी तो नहीं कि वो बिल्कुल मोतियों जैसे सफ़ेद दांत हो भी सकते हैं, बट समटाइम्स नहीं भी होते। लेकिन वो जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वो तो ज़ाहिर है ट्रीट किया जा सकता है। अब तो इतने प्रोसीजर्स आ गए हैं कि डॉक्टर्स गाइड भी कर रहे होते हैं अच्छा कब आपको प्रोसीजर कराना है। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स आ चुके हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत पेनलेस किस्म का प्रोसीजर भी होता है जिसमें आपके दांत ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज हमारा जो मौजू ये है
कि कैसे आपको मालूम होता है कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जब तक तकलीफ बहुत बढ़ ना जाए, जब तक काम बहुत खराब ना हो जाए दांतों के वाले मामले में, तब तक हम नहीं जाते डेंटिस्ट के पास। हम बालों के बारे में कुछ कहती हूँ कि जब तक आप अभी बात करते तब तक मेरा ये बालों का गुच्छा मेरे हाथ में है और इसने मुझे बड़ा ही कुछ स्ट्रेस दे दिया और मैं जो सबको नजर आ रहा है एक शॉक में गई हुई, तो मैं वाकई शॉक में गई। सो ये एक वेदर का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है और वैसे भी एनीहाउ जरा दांतों पे बात करते हैं। बहुत दुखी हो गई सबीन, बहुत दुखी हो गई है लिटरली। मेरा ख्याल है कुछ करें भाई सबीन आपके बालों के लिए। आज मुझे लगता है थोड़ा सा फिर हम एस्थेटिक्स पे भी आज बात करेंगे, ठीक है जी? जरा फेस के हवाले से भी, बालों के हवाले से भी, ताकि हमारे लिए जो है ना वो चीजें जो है ना हम आसान हो जाए। हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर सोनिका जावेद साहिबा, डेंटिस्ट भी, डेंटल सर्जन भी हैं और एस्थेटिक फिजिशियन भी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब क्या वाकई दुरुस्त बात है कि जब तक बहुत मसला ख़राब नहीं हो जाता दांतों का तब तक नहीं पहुंचते हम डेंटिस्ट के पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक पेशेंट को पेन नहीं होगी वो डेंटिस्ट के पास आएंगे ही नहीं। ओके, इट्स ट्रू। और जब पेन हो गई इसका मतलब है कि काम इतना ख़राब हो गया कि फिर रूट कैनाल ही होगी प्रॉबेबली। रूट कैनाल, और समटाइम्स रूट कैनाल भी नहीं, एक्सट्रैक्शंस दांत निकालने भी पड़ते हैं। सो अच्छा, तो अब थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि जो नेचुरली आपके दांत जैसे हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो ठीक हो सकती हैं? लेट्स सपोज जिस तरह मैंने कलर की बात की, कुछ लोगों के दांतों का कलर ऐसे होता है, वो कहते हैं हम कितनी मरतबा वाइटनिंग की तरफ जाएं, कितनी मरतबा हम केमिकल्स लगवाएं, या कितनी दफ़ा हम आई डोंट नो जो भी प्रोसीजर्स होते हैं हम वो करवाएं। सो एक तो ये चीज़ होगी। सेकेंडली ये कि टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, नेचुरली हैं, दो दांत एक साथ आ रहे होते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरली होती हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं? जो वाइटनिंग की आपने बात की है, पेशेंट कहते हैं हमने एक दफ़ा वाइटनिंग करवाई, दूसरी दफ़ा भी वाइटनिंग करवाई। एक्चुअली उसका टाइम स्पैन होता है। जिनकी बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की, टी की इंटेक होती है, उनकी स्टेनिंग ज़्यादा होती है, उनके दोबारा से दांत वैसे हो जाते हैं। वो मेंटेन ही नहीं रखते, फिर अपनी ओरल हाइजीन पे फोकस नहीं करते, इसलिए ही उनको बार बार करवानी पड़ती है। और रिगार्डिंग जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट होती है ऑर्थो ट्रीटमेंट, ब्रेसेस हम लगाते हैं, अलाइनर्स हम लगाते हैं, उससे वो एड्रेस हो जाते हैं इश्यूज। वो तो परमानेंट फिर ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपने वाइटनिंग करवाई है तो वो लेट्स सपोज आप अपनी ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखें, 2 टाइम आप ब्रश करें, ओरल हाइजीन में ये चीज़ें आएंगी, और एट द सेम टाइम कॉफ़ी और चाय का इंटेक भी बहुत कम हो गया और वाइटनिंग करवाई है, तो वो कितने टाइम तक तकरीबन वो सस्टेन कर सकते हैं? ऑलमोस्ट एनम, अगर आपकी बहुत अच्छी ओरल हाइजीन है। ओके, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके टूथ सरफेस है वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और स्टेनिंग होती ही होती है। तो आपको जो है उसको ईयरली कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कॉफ़ी और चाय क्या ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है हमारे दांतों के लिए जब हम स्टेन्स की बात करते हैं? बिल्कुल, कैफीन होती है उसके अंदर, वो आपके टूथ सरफेस पे जो लेयर होती है उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो पार्टिकल्स। तो फिर क्या करें, स्ट्रॉ से पिए चाय तो बेहतर रहता है मामला? बेस्ट रेमेडी ये है कि जब भी आप कुछ खाएं पिएं, इवन कॉफ़ी और टी के अलावा आप रिंस करें, मेक इट योर हैबिट। ओके, ये इजी वे है। ऑलराइट। यानी कुछ भी आपने खाया, स्पेशली हम देखते हैं कि जब मीठा खाया होता है उसके बाद भी अगर आपने कुल्ली कर ले तो खासी बचत हो जाती है। यस बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चों के मामले में तो वैसे भी हम ज़्यादा ये प्रमोट भी कर रहे होते हैं कि जब जब कोई मीठा खाएं तो उसके बाद लाजमी या तो ब्रश करें या तो कुल्ली कर लें कि ज़रा थोड़ी सफाई हो जाती है, अदरवाइज वो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जो आपके पास आते हैं पेशेंट्स, जो कलर की बात सबीन ने भी की है, सो एक ही तरीक़ेकार है जो कि फॉलो हो रहा है वर्ल्ड वाइड वाइटनिंग का, या कि अब डिफरेंट तरीक़ेकार आ चुके हैं? क्योंकि हम देखते हैं समटाइम्स हमारे पास वीडियोस आ रही होती हैं, कुछ लगाते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, उनसे लाइट्स, ये लाइट ऑन करने से दांत वाइट कैसे हो जाते हैं? एक्चुअली जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसको क्योर करने के लिए वो हम लाइट देते हैं, उसको क्योर करने के लिए। दैट इज द थिंग। वो लाइट क्या होती है? वो LED लाइट होती है, और जो हमने मटेरियल लगाया तो उसको क्योर करती है और वो ही आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। अच्छा, एक मटेरियल लगाया दांतों पे और फिर एक लाइट ऑन कर दी, उस लाइट का कोई रिएक्शन होगा इस मटेरियल के साथ और वो फिर आपके दांत वाइट होंगे, नो मैटर व्हाट कलर योर टीथ हैज, वो वाइटनिंग आएगी उसमें। बिल्कुल। साइड इफेक्ट्स भी हैं? साइड इफेक्ट्स नहीं है ऐसा, अगर आप प्रॉपर्ली मेंटेन करें। नो, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। प्रॉपर्ली मेंटेन करके हम गम्स को क्योर करके, लिप्स को साइड पे करके, रिट्रैक्ट करके वो प्रोसीजर करते हैं कि कहीं आपको ट्रॉमा ना दे वो चीज़। बेसिकली इट्स अ एसिड, तो उसको हम क्योर करते हैं, हम जिंजाइवल बैरियर यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, और सारे के सारे दांत आपके सफ़ेद हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हम फ्रंट दांतों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो स्माइल में आपके आते हैं। जी बिल्कुल। इज दैट हॉलीवुड स्माइल जो ये टर्म जो यूज़ होती है? इट्स द सेम थिंग? जी। ओके, तो ये हॉलीवुड स्माइल की जो टर्म यूज़ होती है जी, वो इसी प्रोसीजर के लिए यूज़ होती है जिसमें आपके दांत वाइट हो जाते हैं।
क्या बच्चे भी करवा सकते हैं, यानी ये कोई एज होती है कि अच्छा इस एज से पहले आप ना कराएं हॉलीवुड स्माइल, दिस यूवी प्रोसीजर, या कि किसी भी एज में कराई जा सकती है बिकॉज इट्स सेफ? बच्चों को नहीं एडवाइस करते। नहीं करते। जी। ओके, और इसके अलावा कौन है जो नहीं करवा सकता? हर कोई ये करवा सकता है बेसिकली, बस बच्चों के जब तक आपके परमानेंट टूथ नहीं आ जाते हम नहीं एडवाइस करते। ठीक है। और एडवाइस भी हम उनको करते हैं जिनका स्केलिंग पॉलिशिंग से आपको रिजल्ट ना आ रही हैं, और कुछ पेशेंट्स जो बहुत कॉन्शियस हो आपकी स्माइल के बारे में। ओके। तो उनको आप जो है उस लिहाज से ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुंह से बदबू आना ये बहुत लोगों का कंसर्न होता है, और काफ़ी सारे लोग इसको स्टमक से रिलेट उनके आस-पास कर रहे वालों को होते हैं। कंसर्न हो जाता है ना। नहीं, लेकिन ये होता है कि स्टमक से भी रिलेट कर रहे होते हैं। अब वो लोग अपनी ओरल हाइजीन का भी ख्याल रख रहे होते हैं, ब्रश भी कर रहे हैं दोनों टाइम, कुली भी कर रहे हैं बार बार, लेकिन स्टिल उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है। इसकी क्या वजूहत होती हैं? जो आपने कॉज बताई है स्टमक की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज होती हैं। ठीक है। एक डिजीज़ है जिसको हम गर्ड कहते हैं, एसिड रिफ्लक्स होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपके माउथ में स्मेल आती है, ठीक है। उसके अलावा टंग को क्लीन नहीं करते। 80% ऑफ द पीपल वो टंग को क्लीन करेंगे ही नहीं, वो जस्ट ब्रश करेंगे क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। बाकी नहीं करते। नहीं, और जो स्मोकर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा ऐसी स्मेल आती है उनसे तो जी। स्मोकर्स के जो हम दांत देखते हैं वो भी हम देखते हैं बहुत स्टेन होता है। व्हाई इज दैट सो? स्मोकिंग की वजह से दांत खराब हो जाते हैं? बिल्कुल उनकी ऐसे भी ही अपर लेयर डैमेज हो जाती है? स्टेनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इवन उनके जो स्टेन्स रिमूव करना जो इम्पॉसिबल हो जाता अच्छा। है। जी। अच्छा, और कौन से ऐसे लोग हैं जिस तरह हम कहते हैं ना पान खाने वाले छालिया रखते हैं मुंह में, उनके भी हम देखते हैं दांत बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, वो फिर वाकई स्टेन बहुत परमानेंट से फील होते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि वो स्टेन्स रिमूव नहीं होते? मगर तंबाकू की वजह से मे बी। हाँ, बिकॉज आप सिगरेट की भी बात करें और पान की भी बात करें, तो ये आई थिंक इज दिस द रीज़न? कोई भी फूड है जो स्टेन कॉज करेगा वो यही होगा, और उनका रिमूव विद पैसेज ऑफ टाइम। ये कि कुछ पेशेंट्स डेंटिस्ट के पास आते हैं एनुअली, आते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, आते हैं आफ्टर ईयर आते हैं, हम उनको बता देते हैं कि आप अपनी स्केलिंग पॉलिशिंग स्टेन रिमूवर करवाएं। उनके तो स्टेन्स हल्के भी हो जाते हैं, कुछ के फाइनली रिमूव भी हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आप देखें कोई 30 ईयर्स के बाद आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, उनके रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि काफ़ी टाइम अगर हो जाए स्टेन को तो उसको रिमूव करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू अगर फ़ौरन आप चले जाएं तो वो इजीली रिमूव हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अगर आपने फ्रीक्वेंटली विजिट कर ली है डेंटिस्ट को, ट्रीटमेंट्स आपके हो रहे हैं, तो एक अच्छा आप उसको मैनेज कर लेंगे। अगर आपने 30-40 साल की उम्र के बाद सोचा कि अब मैं दांत अपने चिटक रहा के आऊँ, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर क्या करें? फिर दांत नहीं लगवा लें। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं। अच्छा, ये जो हमने अक्सर लोग देखे हैं टीवी पे भी आ रहे होते हैं, वो उनके बड़े परफेक्ट से दांत होते हैं, वो एक साइज के होते हैं। नहीं, नेचुरली नहीं पॉसिबल ना शुएब। देखें वाकई मैं अपने दांत निकालूं तो निकालूंगा, अगर मैं चेक करूं तो तुम निकाल लो। दांत तो मैं हर वक्त निकाल रही होती हूँ, लेकिन अगर मैं चेक करूं तो मेरे दांत पहले नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ वो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। तो वो ये एक नेचुरल भी है। दांत भी टेढ़े मेढ़े हो गए आपके? मेरे दांत बहुत टेढ़े मेढ़े, दिमाग मेरे दांत भी अब टेढ़े मेढ़े हो गए, लेकिन उसमें बात सवाल बुला दिया ना मुझे, देखा मैं सवाल जो नेचुरल नहीं लगते हमें, जो टेलीविजन पे हम लोग अक्सर देख रहे थे, दांत परफेक्टली अलाइंड होते हैं, एक जैसे दांत हैं, वाइट हैं बिल्कुल, कोई उसके अंदर कोई स्टेन नहीं है, टेढ़े मेढ़े नहीं है। ये क्या प्रोसीजर, कोई डेंटल सर्जरी करवाते हैं ये या क्या करते हैं? ये सर्जरी नहीं होती, बेसिकली ये वेनियर्स होते हैं। ओके। जो हमने बात की हॉलीवुड स्माइल की, परफेक्ट स्माइल वेल अलाइंड टूथ, वो पहन लेते हैं, उनकी कोटिंग होती है। अच्छा। जो फ्रंट टूथ पे पहने जाते हैं। और परमानेंट होते हैं? फिक्स्ड होते हैं? वो फिक्स्ड होते हैं। ये रिमूवेबल होते हैं? वो फिक्स्ड होते हैं अच्छा। वेनियर्स। और वो क्या कोई तंग करते हैं आपको या कोई भी करवा सकता है? करवा सकते हैं, बहुत से लोग अब इस तरफ आ रहे हैं वेनियर्स की तरफ। सही। सो वेनियर से बेसिकली एक बिल्कुल नई लुक मिल जाती है, अलाइंड होते हैं, और आपके जो एक्चुअल दांत हैं वो बच जाते हैं, उनकी जो सरफेस है वो प्रोटेक्ट हो जाती है प्रॉबेबली समहाउ, लेकिन आपको उसके लिए भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वेनियर्स को एक कोटिंग होती है जो हम प्लेस करते हैं, तो आपके नेचुरल टूथ के ऊपर हम उसको बॉन्ड करते हैं बेसिकली। सो उसकी जो केयर है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी दांत की केयर है कि उसी तरह ब्रश करना है, उसी तरह रिंस करना है, एवरीथिंग सेम। ओके। इनकी कोई लाइफ होती है वेनियर्स की?
जितनी आप अच्छी ओरल हाइजीन रखें। ओके, जितनी अच्छी लेकिन oral वैसे hygiene- कब मैक्सिमम कितना हो जाता है? इसकी कोई ऐसे हम लिमिट नहीं आपको बता सकते। आप अच्छी ओरल हाइजीन रखेंगे वो फॉर लाइफ भी जितना आप चलेंगे। चलेंगे उतना ये भी चल जाएंगे। चलें जी, ये एक अच्छी बात है कि नए नए प्रोसीजर्स अब आ गए हैं। आप अगर आप कंफर्टेबल नहीं है एक चीज़ में, आप अगर उसको फिक्स करवाना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आप ज़रूर करवाएं अनटिल अनलेस उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। बिकॉज बहुत सारे लोग इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं परफेक्शन को देख करते हुए कि जी हमें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना है और उसके बाद एक पेनफुल प्रोसेस चले वो अपनी जगह पे, बट उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। बट स्टिल जिन चीज़ों का साइड इफेक्ट नहीं है या कम है, जिसको मैनेज किया जा सकता है, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो प्रोसीजर्स करवा के, सो मैं तो पर्सनली मुझे होता है कि ज़रूर करवाएं। हाँ, लेकिन उसमें कोई ये बुराई नहीं। प्रोसीजर एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं, वेनियर्स भी, हॉलीवुड स्माइल भी एंड एवरीथिंग। डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में फोबिया ही है कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स इससे होते तो लोग हैं। जाते ही नहीं है डेंटिस्ट के पास, नहीं कहते तो हैं बहुत होते भी पैसे है लग ना, ये जाएंगे। फोबिया तो नहीं है सिर्फ ना। एक्चुअली मेरा एम है टू प्रोवाइड बेस्ट ट्रीटमेंट, क्वालिटी ट्रीटमेंट विद लेस प्राइस। वेरी नाइस। यस। लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं कि अच्छा कॉस्टली होते हैं, सो क्या इसमें ये भी होता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करें वेनियर्स में तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी? अच्छा आप बताते हैं हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन है। ऐसे ही ऑप्शंस होती हैं, फिर हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। पेशेंट की कंसेंट उनको गाइड करते हैं हम पहले, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। पेशेंट को हम ऑप्शंस दे देते हैं। ओके, और ये होते हैं लेकिन अपर अपर एंड लोअर बोथ। वेनियर्स लोअर पे भी होते हैं? यस। अच्छा, और पूरे उस पे होते हैं सब दांतों पे? पीछे सिर्फ वाले front दांतों पे नहीं, सिर्फ नहीं, front दाढ़ों पे नहीं होते दांत, जो आगे वाले दांत हैं उन पे हो जाएंगे, जो नजर आएंगे। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, सो उस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बताइएगा कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं अभी लोग कर। मैं गर्मियों के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, चूल्हे के आगे ख़वातीन जाती हैं, छाइयाँ बन जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, सो उनको ट्रीट करने के लिए भी आप अभी आजकल प्रोसीजर्स वगैरह कर रहे होंगे? बिल्कुल। ऐसे आजकल हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, मेन जो उनके जो कॉज जो आ रहे हैं, सबसे पहले हेयर फॉल। मेरा भी बड़ा ठीक है। अभी opening ताज़ा लगे ताज़ा हमें, दुख। ताज़ा मेरा दुख था बहुत कि मैंने ऐसे बाल क्यों? अच्छा, ऐसे आपके दुख ख्याल था में मेरा क्यों हाथ। टूट रहे होंगे इनके बाल? एक्चुअली वेदर ऐसा है, ओके, ठीक है। वेदर आप देख लें, जितनी गर्मी हुई हुई है, ठीक है? ह्यूमिडिटी की वजह से भी Yes. है। ओके, ऐसे अच्छा ही। डॉक्टर साहब, मॉनसून में ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सीजन? यस। सही, इसकी क्या वजह होती और कुछ जेनेटिक्स भी बेसिकली मैटर कर रही और होती है, इसमें लेकिन age का इस कितना फैक्टर होता है? एज इज नॉट अ फैक्टर बेसिकली। अब आप एज को बीच में ले, दैट्स नॉट अ फैक्टर। है? एज इज जस्ट अ नंबर। I was just asking a question. कोई ना कोई ताल्लुक अब एज का भी यंगस्टर्स होता के होगा बाल ना। गिरना शुरू हो जाएं तो एक कंसर्न तो होता है ना ये कि- वेदर का इम्पैक्ट है बेसिकली, Okay. ठीक है। एज के साथ तो आपको पता है हर एक चीज नहीं नहीं, सही बात है। देखिए 30s, लेट 30s में या अर्ली 40s में इस तरह नहीं, ये सवाल कर रहा हूँ। लेट 30s में, अर्ली 40s में किसी के ये बाल अपनी बात गिरना। कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं। अरे मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आपके नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ लेट 30s में, अर्ली 40s में किसी के बाल तो उधर गिरना। यू करे ना, वो अरे उधर जनरल हाथ इशारा है करके- ना। लेट 30s में और ये Early इधर 40s. क्यों? उधर पूछे ना, So, सवाल तो करने दो। सीधा सीधा ऐसे ऐसे करके बात करें लेट 30s में ऐसे कर लो और ऐसे करें, और ऐसे। नहीं ऐसे नहीं, सारे हाथ उधर। अच्छा, सवाल तो करने दे मुझे। अब सवाल करें। एज का कोई फैक्टर नहीं इसमें होता? एज का फैक्टर है। ओके, अच्छा, किस एज में अगर आपके बाल गिरना शुरू हो गए तो इट्स नॉर्मल? 45 प्लस। ओके, 45 प्लस बाल गिरे तो सब इट्स नॉर्मल। नॉर्मल। अब मसला ये कि सारे 20s में भी गिर रहे होते हैं, 30s में भी गिर अरे रहे होते हैं। 20s की आप बात करें, मैंने टीनेजर्स के बाल गिरते हुए देख रही हूँ आजकल, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जो डाइट है वो ठीक नहीं है। हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस तरह के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे होते हैं, हम ड्रायर यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अलावा बहुत सारी और बीमारियाँ हमारे अंदर पल रही होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता। स्पेशली जो डाइटिंग का क्रेज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमारे एक ब्रेक के जानिब स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं जदीद तालीमी निज़ाम की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एडवांस टीचिंग मेथड्स की तरफ अब हम जाएं, अपने बच्चों को ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। जब मैं अच्छे तरीके से पढ़ाने की बात करती हूँ तो हम अपने ज़माने की जब बात करते हैं और आज से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये ख्याल आता है कि काश हमें इस तरह पढ़ाया गया होता जिस तरह अभी पढ़ाया जाता है बच्चों को। बिकॉज वो लेक्चर ओरिएंटेड क्लास होती थी, ज़्यादा फोकस होता था बस सिलेबस ख़त्म हो जाए किसी तरीके से,
तरबियत पे कम फोकस किया जा रहा होता था, कनेक्शन टीचर से कम बिल्ड होता था, और अब अगर देखा जाए तो कनेक्शंस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है। सिलेबस को भी उस तरह कवर किया जा रहा होता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेकर कुछ सीख रहे हों। सिर्फ क्लास में ऐसा ना हो कि क्लास का टाइम पूरा करना है और बच्चे को बस आपने पढ़ाना है। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हमारे थे उनके फ़ायदे भी काफ़ी थे, लेकिन उनके नुकसानात भी हमने देखे हैं, और इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बच्चे की पर्सनालिटी पे, आगे उसकी पूरी ग्रूमिंग पे एक फ़र्क हमने ज़रूर देखा है। लेकिन क्योंकि जब लिटरेरी शुएब, जब यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आप एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे में या एक ऐसे स्कूल के बच्चे में जो कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ के आए और एक एडवांस टीचिंग मेथड की बात की जाए तो एक बहुत फ़र्क आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके फील हो रहा होता है। अच्छा, इसमें सभी ने एक बात और भी है कि पहले के स्कूल में अगर हम बात करें तो वहाँ पे खेल कूद होता था। लेट्स अप्रिशिएट दैट कि फोकस था कि अच्छा फिजिकल एक्टिविटीज़ और ग्राउंड्स में जाना, बहुत से ऐसे गेम्स हो रही होती थी, अभी भी होती हैं, बट उस अंदाज से नहीं होती जिस अंदाज से होनी चाहिए। सो आज का हमारा मौजू भी ये है कि खेल कूद कितना इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर सिर्फ हम सिलेबस पे फोकस करेंगे कि अच्छा बस क्लास में बैठना है, अब इतने घंटे के लेक्चर्स हैं या इतने क्रेडिट आवर्स हैं, तो फिर हम शायद बच्चों को थोड़ा सा फिजिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम उनको पीछे लेकर जा रहे हैं। इनफैक्ट आजकल के पर्सपेक्टिव से बात करें, आप घरों के लिहाज से बात करें कि हम बच्चों को जब घर में भी बैठे होते तो बच्चे हर वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पे, एक टैब पे, नो फिजिकल एक्टिविटी। तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को खेल की इम्पोर्टेंस समझाएं, खेल से किस तरह से उनकी तरबियत की जा सकती है, किस तरह से खेल के ज़रिए हम उनको सिखा सकते हैं, उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कंट्री डायरेक्टर भी हैं राइट टू प्ले के, अली ख़याम साहब। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है? जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माशाल्लाह वसी तजुर्बा आपका। ये जो खेल कूद के ज़रिए तालीम फ़राहम करना या खेल कूद के ज़रिए तालीम को और बेहतर करना, क्योंकि ज़ाहिर जब आप फिज़िकली एक्टिव होते हैं तो आप बेहतर परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, ये आइडिया और इसको इम्प्लीमेंट करना, फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इम्प्लीमेंट करना, प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को टाइम देने का अपने शो में। आइडिया तो बहुत पुराना है और वो ममालिक जो एजुकेशन में एक्सेल करते हैं वहाँ पे बहुत अरसे से प्ले को इंटीग्रेट किया जाता है, और प्ले या खेल एक बुनियादी एलिमेंट होता है उनकी जो पैडागॉजी है, पढ़ाने का जो तरीका है, स्पेशली प्राइमरी और अर्ली ग्रेड्स में। हम पाकिस्तान में ये काम पिछले 18 साल से कर रहे हैं एज़ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल एफर्ट, क्योंकि अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक में हमारा इदारा ये काम करता है। बेसिक जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि प्ले इंस्टिंक्टिव है, ह्यूमन जो इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी खेलते थे, खेल के ज़रिए बहुत कुछ सीखते थे, अपने डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते थे। प्ले हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी सिविलाइजेशन एंड एवरी कल्चर। और अभी जो बहुत सारी जो तहकीक है, एजुकेशनिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इस बात पे बहुत मुत्तफ़िक हैं कि बच्चे की जो ऑप्टिमम होलिस्टिक डेवलपमेंट है, मुकम्मल नशोनुमा जो है वो खेल के बगैर मुमकिन नहीं है। सही है। स्पेशली अर्ली ईयर्स में। और बहुत सारी ऐसी बुनियादी लाइफ स्किल्स हैं जिनको हम सोशल इमोशनल स्किल्स कहते हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसमें उसका फ़ैसला साजी है, लीडरशिप है, बेटर लिसनिंग है, कोऑपरेशन है, टीम वर्क है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बच्चे या इंसान अर्ली ईयर्स में ही सीखते हैं। सही बात। और खेल वो बेहतरीन ज़रिया है जिसके ज़रिए इनको सिखाया जाए। तो हमारा जो काम है वो बेसिकली यही है कि प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाए, टीचर्स को इक्विप किया जाए, एम्पावर किया जाए सरकारी स्कूलों में, ताकि वो प्ले बेस्ड लर्निंग को अडेप्ट करें, और एक्टिव बेस्ड, जिस तरह आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में बताया कि जो लेक्चर बेस्ड लर्निंग मेथड्स हैं बहुत आर्काइक हैं, बहुत रिडंडेंट हो चुके हैं, बच्चे की लर्निंग उससे बहुत इफ़ेक्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत जगह पे ऑल्दो बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, लेकिन रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट अभी भी मौजूद है। तो एग्जैक्टली यही मैं भी पूछना चाह रही हूँ कि क्या माइंडसेट चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? बिकॉज आज भी आप पेरेंट्स का माइंडसेट भी देखें, अगर बच्चा घर आके अगर ये बता रहा होता है कि आज मैंने ये खेला या खेल खेल में ये सीखा,
तो पेरेंट्स का कंसर्न भी सबसे पहले ये हो जाता है कि हमारे बच्चा तो पढ़ने ही आता है, बच्चा तो खेल कूद करके, इतनी फीस हम खेलने के लिए दे रहे हैं, बच्चा तो हर वक्त खेलता रहता है स्कूल में, और टीचर्स को कंप्लेन, मैंने खुद ये केसेस देखे हैं, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, और जाहिर सी बात है एक जो जनरेशनल गैप भी है उसको भी हम किसी तरह से डिनाई नहीं कर सकते, उसको भी हमने मद्देनजर ज़रूर रखना है। तो क्या ये जो माइंडसेट है इसको किसी तरह से हम चेंज कर पा रहे हैं अभी? डिपेंड करता है कि आपकी डेमोग्राफी क्या है, किस एरिया से आपका ताल्लुक है और किस एज ग्रुप से भी है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग और वो इनकरेज कर, एक्सेप्टेंस है। बल्कि हम जैसे लोग जब अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो हमारा तो मुतालबा ये होता है स्कूल से कि प्ले ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज हमारे बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं उनमें भी बहुत बुरे हालात हैं। जो हाई फी पेइंग स्कूल भी हैं वहाँ भी बच्चे की नहीं है खेल, वहाँ पे ग्राउंड्स ही नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारा तो मुतालबा भी यही रहता है गवर्नमेंट से भी और जितनी भी सूबाई और फेडरल मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन हैं कि वो उनको भी बेहतर रेगुलेट करें। तो माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो रहा है लेकिन मज़ीद होने की ज़रूरत है। आई हैव रिसेंटली रिटन एन ऑप-एड और उसमें यही था थोड़ा, बिकॉज हम जब डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ईडियम्स क्या हैं, प्रोवर्ब्स क्या हैं। तो दो वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई वाज स्टडीइंग कि एक अंग्रेज़ी का बहुत मशहूर मुहावरा है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले विल मेक जैक अ डल बॉय, जिसमें कि प्ले पे फोकस किया जा रहा है कि सिर्फ पढ़ाई अगर बच्चे को करेगा स्पेशली अर्ली ईयर्स में तो वो डल हो जाएगा। उसकी बहुत सारी जो मेंटल, कॉग्निटिव, फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगी। और उसके कंपैरिजन में जब आप हमारे कल्चर में देखें तो जो सबसे पहली जो चीज़ जहन में आती है वो यही है कि लिखोगे, पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। सो दैट टेल्स यू कि कल्चरली भी हमारे यहाँ उस तरह से शायद प्ले की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको स्टिग्मेटाइज एक हद तक किया गया है। अच्छा, ऐसे में कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहें किसी भी जगह पर जहाँ पे आप गए और आपने इम्प्लीमेंट किया, कितना फ़र्क पड़ा, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? देखिए बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। हमारे यहाँ 2-3 बुनियादी मसाइल हैं। आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि गुज़श्ता साल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने एजुकेशन इमरजेंसी अनाउंस की, और उसकी वजूहात 2-3 बुनियादी वजूहात थी। एक तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 25 मिलियन के करीब बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, और यू नो इट शुड बी ऑन आवर माइंड्स ऑल द टाइम, ऑल ऑफ अस, पॉलिसी मेकर्स भी और यू नो हम जैसे सिटीजन्स भी। और दूसरी वजह यह कि जो बच्चे स्कूल में हैं भी वो भी उस तरह से सीख नहीं पा रहे। हमारे जो सेकंड ग्रेडर्स या थर्ड ग्रेडर्स हैं उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, उनकी रीडिंग स्किल्स वर्ड पर मिनट, उनकी न्यूमरेसी स्किल्स भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। एक बुनियादी मसला हमारे यहाँ ड्रॉप आउट्स का है। बच्चे स्कूल में इनरोल हो रहे हैं लेकिन दूसरी या तीसरी जमात में वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज स्कूल उनको रिटेन नहीं कर पाता। स्कूल डजंट ऑफर एन इंसेंटिव बच्चों के लिए। वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो रोज़ उठ के वॉलंटरली विलिंगली जाना चाहें। तो हमने ये देखा है कि जिन जिन जगहों पे हमने अपना प्रोग्राम पायलट किया है, मॉडल किया है, सिंध के बहुत सारे अज़ला में, खैबर पख्तूनख्वा में, कि बच्चों का जो एसोसिएशन है स्कूल के साथ वो बेहतर हुआ है। टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई है। टीचर्स हैव बेटर टूल्स। जब आप टीचर्स को इक्विप करेंगे कि उन्होंने प्ले को कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चों को ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है ना। एब्सोल्युटली। आप ट्रेनिंग करवाते हैं उनकी? जी हम वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ आवर टाइम एंड रिसोर्सेज इन ट्रेनिंग पब्लिक स्कूल टीचर्स। और बिकॉज टीचर्स का एक बुनियादी सवाल ये होता है कि अगर वो एक बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, 40-50 बच्चे हैं, तो उनको डिसिप्लिन करना चैलेंज टीचर्स कहते हैं कि चैलेंज है इफ़ दे डू नॉट पनिश देम। ऑल्दो हमारे यहाँ जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो बैन है और उसकी, लेकिन फिर भी दे हैव टू अनलेस यू गिव देम एंड एम्पावर देम विद अल्टरनेटिव टूल्स। और अल्टरनेटिव टूल्स हमारे पास यही हैं कि उनको हम सिखाएं कि प्ले में कैसे उनको इंगेज करना है ताकि उनकी एनर्जीज वहाँ लगें। और जिन जिन जगह पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है और टीचर्स यूज़ करते हैं, दे हैव वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो इसमें आप लोग बताते हैं कि अच्छा अगर इस ग्रेड का स्टूडेंट है तो उसमें कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ शामिल करें ताकि वो सीखे, या कि
जनरली आप फोकस करते हैं स्कूल्स में कि नहीं बच्चों को आप फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लेकर जाएं, नो मैटर व्हाट ग्रेड दे आर इन? दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। एक तो टीचर्स को ये इक्विप करना कि उन्होंने अपने पढ़ाने के अंदाज में, जिसको हम पैरागॉजी कहते हैं, उसको एक्टिविटी बेस्ड कैसे बनाना है। ठीक है। अगर वो हिसाब का एक लेक्चर कर रहे हैं तो उसको कैसे एक गेम में कन्वर्ट करना है ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें उसमें। और यही मॉडर्न तरीका है जो तमाम उन ममालिक में जहाँ एजुकेशन में बहुत काम हुआ है, हो रहा है। फिनलैंड का मॉडल बहुत फेमसली उसको कोट किया जाता है। बहुत सारे हमारे भी प्राइवेट इदारे उसको यूज़ करते हैं। सही। और दूसरा ये भी कि एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड की वो जाए। तो करिकुलम का हिस्सा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं हमारे यहाँ। क्या फिनलैंड में है ऐसा? जी बिल्कुल, बहुत सारे ममालिक में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि पीई का एक पीरियड है। हमारे यहाँ हायर ग्रेड्स में तो है, ऑल्दो उसका भी जो इस्तेमाल है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, लेकिन प्राइमरी ग्रेड्स पे हमारे यहाँ फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स की प्रोविज़न भी नहीं है। सूबाई स्कूलों में भी और इवन यहाँ पे भी। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट अगेन डिस्प्लेस के थोड़ा एक निगलेक्ट है और इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर बेहतर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एट द सेम टाइम एक करिकुलम जब हम देख भी रहे होते हैं, मैंने फ़र्क देखा है खुद, उसमें ये होता है कि लेसन प्लान, जैसे आप टीचर्स की बात करें ना, कि आप लेसन कोई उसमें मेहनत क्योंकि ज़्यादा होती है कि एक लेसन है बस आप उसको ऐसे डिलीवर कर दें तो इट्स कंपैरेटिवली इजी एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको प्लान करें ओवरऑल हर बच्चे के लिहाज से कि आपने उसको किस तरह से म्यूज़िक के थ्रू बच्चों को सिखाना है, आपने किस तरह से किसी और खेल के थ्रू, किसी आउटडोर एक्टिविटी के थ्रू आपने सिखाना है। मैंने तो एक जगह देखा कि वो जो टेंसेस होते हैं जिनको हम बड़ा रो रो के कर रहे होते थे कि हमें समझ ही नहीं आती जी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और बहुत ज़्यादा थे। हम लिटरली वो हमारे लिए वो एक बड़ा चैलेंज होता था और दिल नहीं करता था अंग्रेजी की क्लास में जाते हुए। सो मैंने वो भी सिनेरियो देखा है जहाँ पर म्यूज़िक के थ्रू टेंसेस सिखाए जा रहे थे और बच्चों को फिंगर टिप्स पे आ रहे होते हैं और उनको फिर ये नहीं पता होता जी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट उनको उनकी रवानगी इतनी अच्छी हो जाती है कि उनको खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है। सो मेरा ख्याल है इसमें फोकस जो है ना, जो आप बता रहे हैं ना, वो टीचर्स पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करिकुलम में आप जितना मर्जी चेंज लेके आ जाएं, अगर आपका टीचिंग मेथड ठीक नहीं है तो आप उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। टीचर जो है वो पिलर है, बुनियादी एक पिवट है जिसके अराउंड पूरा स्कूल और पूरा जो निज़ाम है वो गर्दिश कर रहा है। और फिर उसके बाद स्कूल जो है, हम ये समझते हैं कि इट्स लाइक एन इकोसिस्टम, और जब तक टीचर, हेड टीचर, पेरेंट्स, वो पूरी कम्युनिटी उसको मिल के चलाती है, मिल के चलाना दैट्स हाउ इट इज़। और जो टीचर्स हैं उनकी हमने ये देखा है कि जो जिन टीचर्स को आप सिखा देते हैं वो उसको फिर अच्छी तरह यूज़ करते हैं। उनको भी फ़ायदा नज़र आता है ना, क्योंकि जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा तो टीचर्स ज़्यादा खुशी किससे होगी? खुशी होगी। चैलेंज क्या होता है इसमें आपको? और टीचर्स का काम भी आसान हो जाता है। चैलेंजेस बहुत हैं जी, बिकॉज एक तो चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर्स एक वी आर अमंग द कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा द वर्ज है। आजकल भी बहुत सारी फ्लैश फ्लड की वार्निंग्स है, अल्लाह करे कि हालात उस तरफ ना जाएं, बिकॉज दैट डिरेल्स द प्रोसेस। हमने बहुत सारा काम किया गवर्नमेंट के साथ इलाकों में भी किया, आप लोगों ने कहा वहाँ भी बहुत सारा काम किया, तो कुछ तो ये भी हो जाता है कि आप डिट्रैक हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को आप जब यू ब्रिंगिंग बैक चिल्ड्रन टू स्कूल, अब फिर सैलाब आता है, बहुत सारे इलाके कट जाते हैं उससे। हमने देखा 2022 में जब सैलाब आया तो हमारी जो आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा सके। एंड वंस अ चाइल्ड इज ड्रॉप्ड आउट फॉर 6 months 1 year, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल चैलेंज है। तो ये जो एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज, उसके अलावा रिसोर्सेज की डेफिनेटली कमी है, उस तरह की फंडिंग नहीं है अभी भी एजुकेशन प्रोग्राम्स को जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन आई थिंक द पॉजिटिव थिंग इज़ कि हम जिन इदारों के साथ काम करते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे एक विलिंगनेस हमें नज़र आती है। दैट्स वेरी नाइस, विलिंगनेस भी है, आप लोग काम भी कर रहे हैं।
और ज़ाहिर देयर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, जितना भी काम किया जाता है लगता है कम है, बिकॉज ज़ाहिर पॉपुलेशन साइज़ आप पाकिस्तान का देख लें, इशूज़ को देख लें, तो उसमें जितना भी काम किया जाए वो कम लग लेकिन रहा अच्छी है। बात यह है कि किस तरह से हमारा प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रहा है और किस तरह से मिलकर गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं, ये भी ज़रूरी चीज़ है। आखिर में कोई सक्सेस स्टोरी आपकी हो तो वो भी ज़रूर बताएं, कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसी कहानी जिस तरह से आप जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ पर जाके आप काम कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, सो कोई सक्सेस स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बिकॉज़ हम इस वक्त भी तकरीबन 300-400 स्कूल्स के साथ रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा डेटा सेट है स्कूल्स का जिनको हम अपनी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे टीचर्स ने अपने काम में बहुत तब्दीली लाई है। मुझे याद है बहुत पहले एक टीचर थे मानसहरा में, ही वाज अबाउट टू रिटायर, और हमने उनको अपनी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड किया तो ही रोट हिज ओन स्टोरी, और उन्होंने उसको बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल दिया, एंड ही सेड के बिकॉज फ्रॉम अ रिमोट स्कूल, प्राइमरी स्कूल टीचर थे, और उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है जैसे मैं 0 मीटर गाड़ी की तरह हो गया हूँ, क्योंकि मुझे बिकॉज ही हैज़ बिन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स, और जो उनके बाकी मानदा कुछ साल थे टीचिंग के, ही सेड के आई फील मच बेटर teaching now because of knowing the value of play and knowing कि उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, बिकॉज ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें एक्सेप्टेंस भी आना कि अच्छा इतने सालों का मेरा तजुर्बा था, मैंने इतने सालों काम किया था, बट स्टिल मुझे ये लग रहा है कि नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और एक नए अंदाज से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि ज़रूरी भी है उस वक्त के हिसाब से। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अली साहब बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग, ऑल द बेस्ट, जो भी आप आगे इस मामले को लेकर जिस तरीके से चल रहे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे रेसलिंग की, जो कि हमारे पास आ चुके हैं रेसलर, और ऐसे रेसलर जिनके वैसे तो फतूहात के कई किस्से हैं, लेकिन जो रिसेंट इनका जो बड़ी इन्होंने बड़ा तोहफा दिया है पाकिस्तानी अवाम को कि इन्होंने भारतीय हरीफ सम्राट वरिंदर को हराया है। नेपाल में काठमांडू में ये फाइट थी। उस फाइट से पहले हमारे पास आए थे और बड़े बड़े ऑल द बेस्ट करके इनको भेजा था, बड़ी दुआओं के साथ ये गए थे और ज़बरदस्त इन्होंने उनको हराया। तो मुझे वो तमाम वीडियोज़, बल्कि ज़्यादा एक वीडियो सम्राट की ज़रूर याद है जिस इस फाइट से पहले कि जिस तरह से उसका घमंड था, तो वो घमंड हुआ खाक, बड़ी बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, वो वीडियो सबने देखी थी। बट अतर जाहिद ने ये कहा था कि मैं जवाब किसी और तरीके से रिंग में जवाब देंगे, वो देकर दिखाया है, और अपने टैलेंट से जवाब दूंगा, अपनी मेहनत से जवाब दूंगा, मैं सिर्फ बातें करके जवाब नहीं दूंगा। और हम पाकिस्तानी हैं भी ऐसे, फिर जब कोई हमें ऐसे करता है तो फिर हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें जवाब कैसे देना है। सो अतर जाहिद ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत कर दिफा किया है ना, नाम कर लिया। बिल्कुल ऐसी बात है कि उसको डिफेंड कर लिया है, लेकिन आज फोकस इस पर तो ज़रूर होगा। लेकिन कुछ टाइम पहले, अगर इस चैंपियनशिप से पहले की अगर बात की जाए, इस मैच से पहले की बात की जाए, तो अतर हमारे पास आए थे और शुएब ने उनसे ये कहा था कि अगर आप डिफेंड कर लिया आपने इस चैंपियनशिप को, अपने टाइटल को आपने डिफेंड कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप जीत कर आएंगे अपनी बेल्ट के साथ, अपने अवार्ड के साथ, मजाक किया था, तो बात तो बताने मैंने कहा मैं सबको जरा रिमाइंड करवा दूं। तो शुएब ने ये कहा था उनको कि मैं आपके साथ फाइट करूंगा। तो आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे होने लगी है शुएब और अतर जाहिद की फाइट। अस्सलाम वालेकुम अतर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मुबारक हो अतर, बहुत 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 मुबारक हो आपको। समीनी की बातों में फोकस बिल्कुल नहीं करना। नहीं, मैं फोकस करवा के रहूंगी अपनी बात के ऊपर। जरा अपना ये दिखाएं जी। वाह वाह भाई वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। ये है बेल्ट, ये है इनका अवार्ड जो कि इनको मिला है, और बेसिकली डिफेंड किया आपने। हाँ, यानी आपने सोच लिया कि ये बस आपके पास रहे, ये मेरे पास ही रहेगा, पाकिस्तान के पास रहेगा और यहाँ से कभी जाएगा नहीं इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। और ये डिफेंड करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अथर इज डूइंग दैट। कोई भी चैलेंज करता है अथर को, अथर कहते हैं आ जा भाई रिंग में पहुंच। फिर अतर वो इस पे तो रिंग में तो हम पहुंचाएंगे, थोड़ा सा जरा बताएं इस पे जरा हम बाद में आते हैं। जरा पहले बताएं कि जो कहा गया था भारतीय हरीफ की जानिब से कि वो वीडियो जो इसका हमने तस्करा भी किया था, जी बिल्कुल, तो आपने कहा था मुझे कोई प्रेशर नहीं है इस चीज़ का, मैं रिंग में जाके जवाब दूंगा। थोड़ा हाल अहवाल बताएं सबसे पहले इस फाइट का। बेसिकली जब मैं रिंग में गया तो ईद का दिन था और मैं अपने घर से, फैमिली से, अपने मुल्क से दूर था। तो मैच से पहले ही मैंने वहाँ पे माइक लिया और माइक पे जो भी क्राउड था मैंने सबको कहा कि इस इंडियन ने मुझे चैलेंज किया था,
तो आज ईद का दिन है, मैं सब कुछ छोड़ के इसको यहाँ पे जवाब देने आया हूँ। मैंने कोई वीडियो इसको जवाब नहीं दिया, मैं अपनी परफॉर्मेंस से इसको यहाँ पे जवाब दूंगा। तो जो पूरा क्राउड था सब वो मेरी सपोर्ट में हो गया, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी इस दफ़ा मेरे लिए, क्योंकि इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं मिली क्राउड से, सारी सपोर्ट इस दफ़ा मेरे पास थी। तो जो पूरा क्राउड था वो मेरा नाम ले रहा था। वाओ। तो हाँ, तो जब मैच शुरू हुआ काफ़ी टफ मैच था, क्योंकि वो जो मेरा अपोनेंट था वो मेरे से डबल साइज़ का था, बहुत हैवी था, डबल बल्कि भी था। नहीं, मेरा ख्याल है कोई 3-4 गुना था। बिल्कुल ऐसे ही था। तो काफ़ी ये जो मैच था वो टफ मैच हुआ, और ड्यूरिंग मैच मुझे यानी शोल्डर इंजरी भी हो गई थी। अच्छा। मेरे शोल्डर पे मूवमेंट खत्म हो गई थी। तो 1-2 पॉइंट ऐसे आए थे जहाँ पे मुझे लगा ये मैच काफ़ी टफ क्यों, हो क्या रहा हुआ? शोल्डर पे इंजरी कैसे हुई? है। बेसिकली उसने जो मूव्स मुझे हिट किए थे, अच्छा। सुप्लेक्स मारा, फिर और जो उसके मूव्स थे वो उसने मुझे हिट एंड किए। यू न्यू इट उनके मूव्स के मुतालिक, क्योंकि हम जब भी फाइट होती है तो हम अगले को स्टडी करते हैं कि अच्छा उसके क्या टिपिकल मूव्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसके सारे मूव स्टडी किए हुए थे, तो मुझे पता था ये हिट होगा। लेकिन किसी टाइम आपका अपोनेंट कोई और टेक्निक यूज़ करता है तो सही बात आपको है। इंजर्ड करने की नीयत से ही वो मारता है। तो मेरे शोल्डर में मूवमेंट खत्म हो गई थी, तो लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह यानी बैकअप किया। और इसमें ये भी था कि हार्डकोर मैच था और सब चीज़ें अलाउड थी, तो मुझे वहाँ पे ऑडियंस सब में चीजों से क्या मुराद है? जहाँ यानी- मर्जी मारो। जो मर्जी मार सकते हो, कोई भी आपको वेपन नजर आए, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो मुझे वहाँ पे किसी की बैसाखी नजर आई थी ऑडियंस में से, क्रश नजर आया, मैंने उसे उठा के उसको मारना शुरू कर दिया। फिर ये जो टाइटल है ये मैंने उसके फेस पे मारा, सर पे मारा। तो एक दफ़ा मारा, पूरा क्राउड कहता वंस मोर, मैंने दोबारा मारा। मुझे आपने क्राउड के कहने पे मारा ना, वरना आप तो शब्द तो पसंद नहीं करते। नहीं, बिल्कुल कोई रूल्स नहीं होते, मुझे परेशान ना करें इस बात से। उसने बताया था कि मतलब सब कुछ अलाउड था ना। कोई रूल नहीं होते कि किधर, मतलब लेट्स सपोज आपने ये मारा तो हेड इंजरी भी हो सकती है, बिल्कुल। मतलब इट कुड बी वेरी डेंजरस। बेसिकली कैटेगरीज होती है ना, ये Okay. हार्डकोर मैच था। तो इसमें ये था कि आप आंखों में नहीं मार सकते, नाक में नहीं मार ठीक सकते, है। फेस पे नहीं मार सकते, बाकी आप कहीं भी मार सकते हैं। तो ये था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर मैच विन किया। तो तबीयत कैसी है उनकी अब? उनकी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, लेकिन खासी खराब हुई होगी। हाँ बिल्कुल। और इस दफ़ा मैंने स्ट्रैटेजी भी ये सोची हुई थी कि एक तो ये कि मैं उसकी टांगों पे अटैक करूंगा, उसको गिराऊंगा। Okay. और दूसरी चीज़ ये कि मैं मार खाता रहूंगा ना डेलिबरेटली, अच्छा। इंटेंशनली। ये सोच के गए थे? ये सोच के गया था, ओह। ताकि जब इसको लगे कि सारा मैच इसके कंट्रोल में आ गया है तो वहीं से मैं काउंटर लेके इस पे अटैक कर दूंगा। और वैसे ही हुआ, तो ये मुझे मारता रहा, मैं बस अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा, डिफेंसिव मोड में रहा। तो जैसे ही मुझे फील हुआ कि अब ये समझ रहा है कि मैं जीतने वाला हूँ, अपना फिनिशर मारने लगा, तो वहीं से मैंने काउंटर लेके उल्टा उसी पे अटैक कर दिया। और ये स्ट्रैटेजी आज आप भी अपना सकते हैं, मेरा और आपका जो मैच होना है। तो आप नहीं, पहले वो मार तो खाते रहे मजाक किया था ना डेलिबरेटली, हमने फिर ऐसा। जब आपको लगे कि मैं मैच जीतने वाला हूँ फिर आप मुझ पर अटैक कर दे। मुझे तो नहीं ना आता है, मैं कमजोर सा बंदा हूँ। तो मेरा ख्याल है मैच का हाल अहवाल तो हमने काफ़ी पूछ लिया, तो अब आप वो जो चैलेंज आपने ऑन एयर किया था हमारे पास अभी भी वो मौजूद है रिकॉर्डिंग, और आपने बंदा कहा और था- मजाक भी ना करे। नहीं, आपने मजाक, इसने मजाक किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं मजाक किया था, था ना serious मजाक। थे, बिल्कुल। सीरियस था और चैलेंज था। बिल्कुल। पता नहीं, शायद इनको यकीन नहीं था कि आप जीत के नहीं नहीं आएंगे। नहीं, ऐसी बात जो- नहीं है। मैंने फाइट की बात नहीं की थी, हमने डेमोन्स्ट्रेशन की बात की थी। चले आप इनके साथ डेमो ही कर ले तो वो बहुत बड़ी बात है। आए अथर फिर चले अतर सिखाने हमने आपने इनको बख्श मुझे। दिया, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप भी आई थिंक proper सीख fight के नहीं आए हैं करते। कहीं से। मैं कहाँ से सीख कर आया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अच्छा, आप मुझ पे अप्लाई करेंगे या मैं आप पे अप्लाई करूं? जाहिर है मैं ही करूंगा अप्लाई। आप नहीं करें तो बेहतर है मेरा ख्याल चले है। आ जाए, अच्छा, टाइप करेंगे पहले। कुछ करता हूँ। अच्छा चले आ जाए। ओए 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 ओए। हाँ जी, काबू हो गया था। हाँ, ये टेक्निकल मूव शुएब भाई ने पकड़ लिया मुझे। ये एक क्या मिनट रुक जाए, technical ये move है? देखें, ये बेल्ट आप मुझे देना। नहीं, आप नहीं हो सकता, आपने हराया थोड़ी है, आपको मुझे इसके लिए पिन करना पड़ेगा 1 2 3। अच्छा, तब लाइफ तक है। आप पिन नहीं करते। या तो सबीन, मैं, 1 2 3 आपने करना है फिर। ठीक है जी, आप चलें रेफरी हैं। चलें चलिए आ जाए। चलें जी, ये मैच होने जा रहा है अतर जाहिद और मोहम्मद शुएब के दरमियान, और ये 1 2 ये टेक्निक मैंने गिरना था, मैंने शोल्डर गिरना नीचे नहीं था। चाहिए। आप दोबारा गिराना है, गिराना है। सिर्फ ऐसे लोग नहीं अच्छा, लगाना। ओके ओके। हाँ आ जाए। चलें, ये देखें जी। ओए होए होए, अतर अतर नहीं जीतने दें इनको प्लीज। ये आप टीवी पे हैं और लोग देख रहे हैं मेरा आपको, टाई करते हैं। ये मत करें। ये बेल्ट हम दोनों शेयर कर लेते हैं। शुएब ऐसे गिव अप ना किया करें। नहीं, ये मुझे मारेगा। नहीं मारेंगे वो। नहीं 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 नहीं। अच्छा, आपने एक्चुअली नहीं मारना, ये हार्डकोर मैच नहीं। टेक्निकल मूव, एक टेक्निकल मूव आप मेन पे अप्लाई कर दूं। ठीक है, आ जाए। मारना नहीं है मुझे। नहीं देखो। नहीं, टेक्निकल मूव है बस। नहीं low पे। लगेगी, नहीं आ लगेगी जाए। आप। ये टाई अप हुआ, ओके। ठीक है, ये नेक ऊपर। हाँ ये ओए होए 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 होए। इस्लाम सर। लेकिन मैंने आपको जोर से तो नहीं पकड़ा। नहीं नहीं, इजी था। प्लीज। उन्होंने
हाथ होला रखा है, आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमने तो प्रॉपर अभी तो हमने इतना सीरियस नहीं लिया था आपकी इस बात को। आपकी बात मानी है ना? हाँ, वो तो आपको माननी पड़ती, मेरी क्या आपने मानी है, जो आवाम देख रही है उसकी बात आपने मानी, वरना कमेंट्स कर करके उन्होंने आपको छोड़ना नहीं था। I tried my best. यू हैड नो एब्सोल्युटली ऑप्शन। वेरी वो कह रहे हैं ना I tried his best. मुझे कोई नंबर तो देना 10 में से यार, कोई 9.5। चलिए आपको अब मैं ट्रेन करूंगा अगले मैच के लिए। हाय, वैसे अगर मैं इस उम्र में जिसमें सांस भी भूल गया, गुड। इस उम्र में सोचूं कि अच्छा मुझे सीखनी है जी रेसलिंग, तो क्या ये मैं सीख सकता हूँ? अभी क्या एज आपकी? 18.5 साल। नहीं अगर आप इस एज के 18 के हैं फिर तो ज़रूर सीख सकते हैं। ओके। अगर आप 35 या 40 के हैं फिर ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि जो जितनी आपकी एज अर्ली आप सीखेंगे उतना नहीं, मजाक नहीं, मैं सीरियस में बता रहा हूँ आपको। फिर तो मैं सीख सकता हूँ। हाँ सीख अभी तो सकते हैं। 35 में बहुत साल पड़े हैं। बिल्कुल। और बेसिकली या तो आप मार रहे होते हैं या मार खा रहे होते रिंग में। बाहर से देखने वाले को तो लग रहा होता है कि बहुत ईजी है, लेकिन जब वो एक्चुअल में रिंग में जाते हैं फिर उनको पता चलता है कि ये क्या है। तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। स्ट्रेंथ है, आपका स्टेमिना है, आपकी टेक्निक्स हैं, आपके पास मूव्स होने चाहिए, रिंग स्किल होने चाहिए। हर रेसलर का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, हर बिल्कुल सही रेसलर है। की डिफरेंट टेक्निक होती है। ओके। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। ओके। हाँ, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी वेट के अकॉर्डिंग मेरे एब्सोल्युटली। ख्याल है आपको हाइट का बहुत एज है इसमें। बहुत एडवांटेज है इसका। आपके मूव्स भी अपने हाइट के हिसाब से। बिल्कुल, एक जो मेरा फिनिशर मूव है डेजर्ट स्लैम, वो 6'5" Yes. से कोई गिरे तो उसके लिए उठना मुश्किल होता है। फिर शुक्र है वो आपने यहाँ कर नहीं दिखाया, करके नहीं दिखा मैं दिया। वही पकड़ने वाला था नहीं, नहीं, actually, आपने मुझे जब मुझे आपने मालूम था आपने इसलिए एकदम से ही आपने पहले ही गिव अप कर रहे थे। I knew it, एक्चुअली man. जब इन्होंने मुझे पकड़ा होता ना, लोक लगाया होता, मैं वहीं से सोच रहा था कि इनको उठा ही लूं वहां से, तो बड़ा इजी था वो। तो आपने उठा लेना था, ये क्या बात नहीं, है? उस वक्त आपने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं करना, जो करेंगे ये नहीं, करेंगे। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी। फिर आपने आज एक seriously दफा लेना और था। हो नहीं, नहीं। अच्छा, आखिर में एक लास्ट मूव हो जाना खबरदार। चाहिए, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। ब्रेक पे ही जाते हैं मेरा ख्याल है। नेक्स्ट अब कोई चैलेंज किसी ने कर तो नहीं दिया आपको? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन Okay. मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई और चैलेंज करे। और डिफेंड करेंगे अभी आप आप ही इसको? नहीं किया था पिछला जो वो तो हमने फिर शेयर कर लेना बेल्ट अभी। नहीं, शेयर ऐसे तो नहीं ना, आप मुझे हराएंगे, पिन करेंगे 1 2 3 फिर मैं होगा। तो मजाक में मैं तो किसी को चैलेंज अभी नहीं तो 1 करूंगा। बोला था और शुएब साहब बस जी गिव अप कर दिया। नहीं, आप लेकिन लड़ लें। लेकिन लेकिन आई अप्रिशिएट आपने मतलब इतनी हिम्मत हाँ, की इन्होंने है। इतनी हिम्मत हिम्मत की दिखाई है, है, आतर के बिल्कुल। सामने आपने इतनी हिम्मत की और है, क्या, हिम्मत बहुत है मेरे में। तो ये एक अच्छी बात है। It's good. ब्रेक लो इससे पहले कि मुझे फिर पिटवाए ये। अदर थैंक यू वेरी Thank मच फॉर you. जॉइनिंग अस टुडे, ऑल द बेस्ट। Thank you so अपनी अगली much. फाइट के लिए भी आज वक्त मुख्तसर है हमारा, लेकिन हमने चूंकि कहा था कि असर जीत के आएंगे तो हम दोबारा से उनको बुलाएंगे, पर ये सभी ने जो की है शरारत, इसका बदला मैं किसी और वक्त चुकाऊंगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। Whatever. ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। मौसमियाती तब्दीली और उसका इम्पैक्ट हम सब देख रहे हैं इस वक्त। आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी मानसून, या लेट्स कॉल इट प्री मानसून, जो कि आगाज़ इसका हो चुका है पाकिस्तान में। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि नुकसान ना हो। अर्ली मॉनसून अगर इसको कहा जाए शुएब, ये भी Yes. गलत नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि हम जो देख रहे होते हैं वो जुलाई का एंड, अगस्त का स्टार्ट, या हमेशा जुलाई हम का मिड में भी। जुलाई का मिड, इस तरह से हम बारिशों का ये वाला जो स्पेल होता है, ये मॉनसून जो है, इसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बट अभी आप देखें, अभी तो जुलाई स्टार्ट भी नहीं हुआ, एंड आप वेदर देखें कि किस तरीके का हो गया। आज भी जिस तरह से बारिश हुई है, मैं इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, और बहुत सारे और इलाके इसमें तूफ़ानी बारिश हुई है, रात में भी और आज सुबह भी। सो यकीनन ये आमद तो हो चुकी है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बच सकते हैं। Yes. इस मरतबा ये मॉनसून का जो स्पेल है, ये कितना लंबा कितना होगा, प्रिपेयर्ड हमें होना कितना है, prepared अर्ली हमें वार्निंग्स होना कितनी है। इंपॉर्टेंट होती हैं, हमने कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम करना चाहिए, इस सब पर आज हम बात करेंगे। जब हम इदारों की बात करते हैं जिस तरीके से वो काम करें, तो लेट्स अप्रिशिएट एनडीएमए जिस तरीके से वो काम करे। आज एनडीएमए के ही कुछ जो काम है वो आपके सामने हम रखेंगे भी। एनडीएमए से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं ज़ारा हसन साहिबा, अर्ली वार्निंग एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। साथ साथ हमजा खान है जो कि रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सो गुड टू हैव यू। ज़रा आपसे स्टार्ट करते हैं, ये जो पेशगी इत्तला होती है किसी भी ऐसे वेदर सिस्टम की, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि अच्छा इत्तला मिल गई तो हम ज़रा तैयार हो जाते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ओवरऑल वर्किंग NEOC और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बताऊंगी। हमारे पास वहाँ पे लाइव पोर्टल्स मौजूद हैं, जिसमें ना सिर्फ हम पाकिस्तान में इस पैटर्न को देख रहे हैं, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट ग्लोबल साइड से आ रहा है उसको हम राउंड द क्लॉक मॉनिटर कर रहे हैं। अब उसमें डिफरेंट साइंटिफिक फिनोमेनाज इन्वॉल्व हैं, जिसमें
ओशन में कितना दर्जे हरारत बढ़ रहा है, उसका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्या असरअंदाज होगा, और लैंड सरफेस टेम्परेचर यानी कि जो हमारा दर्जे हरारत बढ़ रहा है, इन सब को हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द एनालिसिस ऑफ इट हम प्रोजेक्शंस दे रहे हैं जिसको हम अर्ली वार्निंग भी कह रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमने आज नहीं बल्कि 2 साल पहले ही इस पे काम जो है वो शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की भी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास मौजूद है और इस साल की भी जो है वो हीट वेव का जो स्पेल है वो हमने 3 महीने पहले एडवाइजरी की सूरत में जारी कर दिया था। और ओवरऑल वर्किंग हमारी इस तरह से है कि NDMA के पास कैपेबिलिटी है, एक तो वो पूरे साल की प्रोजेक्शंस बता सकती है, यानी किसी भी एटमॉस्फेरिक एनॉमली की वजह से कौन सा हैजर्ड रूनुमा हो सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में। आप लोगों ने ऑलरेडी विजिट भी किया है। हमारा एक सेंट्रल सिस्टम है, वी कॉल इट ग्लोबल कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर। उसमें ये जितनी भी मैं बातचीत कर रही हूँ, ये तमाम डेटा सेट उसमें मौजूद है, तमाम वो ग्लोबल पैरामीटर्स मौजूद हैं जिनको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड फॉर द रीजनल कंट्रीज एज वेल, श्रीलंका में, UAE में और जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ जो भी कुदरती आफत आई है वो हमने टाइमली उनको जो है इन्फॉर्म किया है। पाकिस्तान में भी इस साल हमने 3 महीने पहले ही एक एडवाइजरी जारी कर दी थी जिसमें ये तमाम सूरत हाल कि इस साल मानसून कैसा होगा, कौन कौन से इलाके से मुतासिर होंगी, ये तमाम मालूमात उसमें मेंशन की गई। मेरा ख्याल है इस पे ज़रा आज फोकस करते हैं क्योंकि मानसून का आगाज़ हो चुका है। तो क्या इस बार का मानसून सिस्टम क्या मामूल से ज़्यादा बारिशें हम देख रहे हैं इस मरतबा, क्या खदशात हैं, क्या वार्निंग्स हैं इस बार की? अच्छा मिस, इस दफ़ा जो मानसून का पैटर्न है वो बहुत मिक्स पैटर्न है। अगर मैं पूरी कंट्री की बात करती हूँ तो जो एवरेज होगी इस दफ़ा मानसून की वो मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग देखी जाएंगी जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न साइड बेल्ट की है वहाँ पर, जिसमें गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी और जो कश्मीर के कुछ इलाके यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। इसी तरह जो सदर्न साइड है पंजाब की जिसमें DG खान और राजनपुर शामिल है, वहाँ पे हिल टॉरेंट जो कि हर साल आते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। सिंध की बात की जाए, जब वो हिल टॉरेंट्स आएंगे तो अल्टीमेटली उन्होंने डाउन स्ट्रीम जाना है, तो जो नदरन साइड है सिंध की जिसमें लड़खाना, जमशोरो ये शामिल है, वहाँ पे भी अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हैदराबाद और कराची में जो कोस्टल साइड में वहाँ पे भी ये स्पेल हम कुछ स्ट्रॉन्ग उसके स्पेल्स देखेंगे। अगेन उसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन आइस फ्लडिंग जो है वो रोनुमा हो सकती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ की बात करें जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का नर्दर्न एरिया है, वहाँ पे इस दफ़ा दर्जा हरारत ज़्यादा है जिसकी वजह से ग्लोफ इंसिडेंट यानी कि ग्लेशियर झीलों का फटना जो है वो रोनुमा हो सकता है इस साल। इसके अलावा लैंडस्लाइड के इवेंट हो सकते हैं। कराची और ये जो बलूचिस्तान का एरिया पट्टी है यहाँ पर जो भी ईस्टर्न साइड पे लग रहे हैं, अगेन वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होंगी, जिसमें जो जोब और ये कोयटा का जो इलाका है यहाँ पे इट विल रिमेन ड्राई। तो इट्स अ मिक्स पैटर्न अक्रॉस द कंट्री। लेकिन इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि चित्राल पे बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कि हमने पिछले कई सालों से देखा है वो ज़्यादा इफेक्ट हुआ है? जी बिल्कुल, चित्राल मैं आपको बताना चाहूँगी पाकिस्तान की रैंकिंग में, वल्नरेबिलिटी की रैंकिंग में इट इज़ टॉप 1। टॉप पे व्हाटएवर हैजर्ड यू नेम यू विल फाइंड इट ओवर देयर। लैंडस्लाइड हो, ग्लोफ हो, फ्लैश फ्लडिंग हो, रिवरलाइन फ्लडिंग हो, एवरीथिंग इज़ देयर। आई पर्सनली विजिटेड चित्राल, हमने वहाँ की ग्राउंड ट्रूथिंग भी की हुई है। असल में उसकी जो टोपोग्राफी है वो इस किस्म की है जो चीज़ जी ज़्यादा प्रोन है डिजास्टर और हैजर्ड की। सो इसमें फिर हमजा आप बल्कि इसमें ऐड करें, हम क्या करें नॉट जस्ट चित्राल बट अदरवाइज भी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, सो NDMA ऐसे कौन से स्टेप्स ले रहा है कि जहाँ पे कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पर हम ऐसे स्टेप्स लें कि नुकसान कम हो जब भी ऐसे कोई फ्लैश फ्लड्स हो या कोई ऐसा हैजर्ड हो? तो जैसा कि मैडम ज़ारा ने अभी मेंशन किया कि इनकी एडवाइजरीज जो हैं और प्रोजेक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले हमें मिल जाती हैं। ठीक है, द इंफ्रास्ट्रक्चर विंग इन NDMA। तो उनकी बेसिस पे और उस मौसम के पैटर्न को एनालाइज करते हुए हम जितने भी वल्नरेबल एरियाज़ होते हैं उनको सर्वे करते हैं और वहाँ पे जो ज़्यादा नुकसान जिन पे हो सकता है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनको एनालाइज करके कुछ ऐसे इकदाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रिज है और उसे ज़्यादा ख़तरा लाक है तो हम उसकी अबटमेंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उस पर रिप्रैप्स डाल सकते हैं। मड हाउसेज हैं उनके लिए अलग रेट्रोफिटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग मेथड जो होते हैं। बिल्डिंग्स हैं उनकी बुनियादें जो हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल कह रहे हैं, हम उनके लिए एडवाइजरीज बना रहे हैं। उनमें सारी रिकमेंडेशंस दे के हम प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को दे देते हैं
जो आगे DDMS के थ्रू उन्हें इम्प्लीमेंट करवाते हैं ताकि नुकसान का खदशा जो है वो कम से कम हो सके। लेकिन इसको फिर आप लोग देखते हैं कि अच्छा NDMA ने PDMA को बताया, PDMA ने DDMA को बताया, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और फिर ये देखना कि अच्छा क्या वाकई स्टेप्स ले लिए गए हैं, ये देख रहा होता है NDMA। जी ये बिल्कुल, ये सूबाई हुकूमत भी और प्रोविंशियल हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व होती है और सारा प्रोसेस जो है टिल द एंड ऑफ मॉनसून उसमें कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं और जितने सूबाई इदारे हैं वो आते हैं और हमें बताते हैं कि किस हद तक काम हो चुका है, किस हद तक नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक डेवलपिंग नेशन है, तो वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो जितना हो सकता है उतना किया जा रहा है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी अमल दरामद होने हैं उसको आप लोग देख रहे होते हैं कि अच्छा कितना हुआ है, बेस्ट पॉसिबल वे में जितना हो चुका होता है। बिल्कुल ऐसे है जी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जी बिल्कुल NDMA जैसे कि एक फेडरल बॉडी है जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखती है, लेकिन जो जनरल टियर है वो मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँगी। जब भी कोई डिज़ास्टर या हैज़र्ड आता है, सबसे पहली जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर दैट इज़ अ DDMA, लेकिन जब उनकी कैपेसिटी से वो बढ़ जाता है देन PDMA इंटरवीन करता है, एंड देन PDMA की भी कैपेसिटी से बढ़े देन NDMA कम्स अप। लेकिन व्हाट वी डू इन द रिजीम ऑफ द प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें वी रिसेंटली हैव एस्टैब्लिश अ विंग जिसको हम प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन सेल कहते हैं। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द PDMAs, और वो क्वार्टरली बेस्ड पर एक कॉन्फ्रेंस करवाते हैं जिसमें तमाम PDMAs के जो हैं मुतल्लिका अफसर जो हैं वो आते हैं, वो अपडेट करते हैं उनकी क्या स्टेट है, उनकी क्या तैयारी है और कितना ग्राउंड पे काम हो चुका है, ये सब मिल बैठ के डिस्कस किया जाता है और मजीद वे फॉरवर्ड पे भी डिस्कशन। ये सिनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि सब मिल बैठे तभी तो एक हल निकल सकता है, अदरवाइज तो जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज, ये जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं और इतना एक्सट्रीम वेदर हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो यकीनन ये डिज़ास्टर की सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह सबको महफूज रखे, और ये हालात हमारे सामने ही हैं। और इस मरतबा जिस तरह से ज़ारा आपने ऑलरेडी बताया कि इस मरतबा जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्को हैं, और इसके लिहाज से जो भी इकदाम किए जा रहे हैं कम्युनिटी लेवल पर हम देख रहे होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे हम देख रहे होते हैं, उनको भी किसी तरह से इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे में कम्युनिटीज़ को किस तरह से तैयार किया जा रहा होता है, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा ताकि लोग प्रिपेयर हो सके, क्योंकि इन इलाके में जो लोग होते हैं, हम सैलाब जब भी हम देख रहे होते हैं तो कोशिश पूरी की जा रही होती है कि उन लोगों को भी सेव किया जा सके, लेकिन पहले से तैयारी कितनी ज़रूरी होती है, उन तक किस तरह से रसाई है, किस तरह से उन तक पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, इन वार्निंग्स को पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं दो चीज़ों का जिक्र करूँगी। एक NDMA सिमुलेशन एक्सरसाइज करवाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। उसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों को बल्कि जो कम्युनिटी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी दावत दी जाती है और डिफरेंट सिनेरियोज पे बात की जाती है। अगर मानसून की बात की जाए तो हमने ऑलरेडी इसकी मल्टीपल एक्सरसाइज करवाई हैं नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में। उसमें मानसून में जो जो सिनेरियो होंगे, आइदर ये रिवराइन फ्लडिंग है, फैस्ट फ्लडिंग है, ग्लोव का कोई इवेंट होता है, उन्होंने कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करना है, ये पूरी तैयारी उनको 3 से 6 महीने पहले NEOC में करवा दी जाती है। यही एक्सरसाइज हमने कल इंटरनेशनली की है 9 ममालिक के साथ। ये एक पहला पहलू ये है। इसके अलावा दूसरा पहलू ये है कि हमारा एक और विंग है, वी कॉल इट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। दे गो टू द फील्ड्स, वो वहाँ जाके कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। यही सिनेरियो जो कि हम नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में कराते हैं, ये लोकल कम्युनिटीज़ जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ की एक्टिविटीज़ और तमाम जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दैट। वहाँ पे भी उनकी ये ट्रेनिंग करवाई जाती है। तीसरा रसाई का जो है वो जैसे मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ, वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये एक इन्फॉर्मेशन का ज़रिया है। देन हमारी एक मोबाइल ऐप है जो कि iOS एंड्रॉयड पे मौजूद है। इट इज़ नेम्ड एट पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट। ये जितनी भी हम बातचीत कर रहे हैं, ये तमाम मालूमात उस ऐप में भी मौजूद है। जो भी हम इमीडिएट थ्रेट NEOC से जारी होता है वो अल्टीमेटली उस ऐप में चला जाता है और फ़ौरन लोगों तक पहुंच जाता है। और उसकी और बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये तमाम एडवाइजरीज, प्रोजेक्शन, अलर्ट्स, ये तमाम लगातार हम लोग जो हैं रेगुलरली इस पे अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमजा इस लोगों तक इसको पहुंचाना, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि अच्छा, मैं फिर चित्राल का नाम लूँगा बिकॉज ज़रा वल्नरेबल ज़्यादा वो भी है कि चित्राल में एक दूर अफ्तादा गांव में बैठा भी एक शख्स, उसे मालूम हो कि अच्छा मेरी इस वक्त जो कैपेसिटी है वो क्या है, मेरा जो घर है या मकान है वो कितना कमज़ोर है, बुनियादें कितनी कमज़ोर है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, नॉट जस्ट इन चित्राल, एवरीवेयर इन पाकिस्तान। हमें मालूम हो एज अ कम्युनिटी कि अच्छा हमारे ये फॉल्ट लाइन्स हैं जिस पे हमें काम करना है इन प्री मानसून या अब ज़रा मानसून से पहले तो जो होना था हो चुका है वो, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
एनडीएमए ने, इंफ्रास्ट्रक्चर विंग ने एनडीएमए में एक पॉलिसी गाइडलाइन बनाई है जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट का नाम दिया है, जिसे हमने, वो बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप भी और हम भी ये जांच सकते हैं कि हमारी इमारत आसपास की, हमारे घर, स्कूल्स, वो कितने सेफ हैं किसी डिज़ास्टर से। तो उसके लिए जैसे मैडम ने एनआईडीएम का बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो उन्हें हम ट्रेन कर रहे हैं, वो प्रोविंसेस में जाके और वल्नरेबल एरियाज़ में जाके जहाँ पर सूबाई इदारों की इतनी रसाई नहीं है, वहाँ ख़ुद लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं, और जितने हमारा मैकेनिज़्म है उसको हम रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि वो ट्रेनिंग में भी यूज़ हो सके और वो अपने इर्द गिर्द की इमारत का खुद ही ऑडिट कर सकें और ये अंदाज़ा लगा सकें कि इसमें क्या नुक्स हैं और उन्हें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि किसी डिजास्टर का इम्पैक्ट कम से कम हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस पर पहले से काम हो। ज़रा साहब लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहती हूँ लोगों को, सुनने वालों को, कि इस वक्त जो प्री मानसून एंड आगे आने वाले दिनों में मानसून, क्या एहतियात है जो हमें एज एन इंडिविजुअल करनी है, कि अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी होती देखें हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट रिस्पांस और एनी गाइडलाइंस फ्रॉम योर साइड? जी, सबसे पहले तो मैं ये जिक्र करूँगी कि जो लास्ट टाइम अमवात हुई थी मानसून में, वो कच्ची इमारत की वजह से हुई थी, दूसरी बिजली के गिरने की वजह से और बिजली लगने की वजह से हुई थी। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कहीं सफ़र करते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें, ठीक है। इनफरादी तौर पे भी और किसी भी मुतलका अदारे की भी बात की जाए तो सबसे पहले मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें। दूसरा, जो भी एनडीएमए या जो भी मुतलका अदारे कोई भी अलर्ट जारी करें, कोई हदायत बता रहे, प्लीज़ उसको इग्नोर मत करें, उसको सीरियस लें। आई थिंक दैट इज़ मोर देन। और ऐसे ना सोचें कि अच्छा बच्चों की छुट्टियां हैं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड भी होता है जिसमें बस सोचे समझे बगैर ना कि बच्चों की छुट्टियां दोबारा नहीं होनी, तो हमें बच्चों को लेकर जाना है और लिटरली एक रास्ता बंद होता है, पत्नी कहाँ से लोग रास्ते निकाल के पहुंच जाते हैं और बाद में खुदा न खास्ता ऐसी कोई बुरी खबरें भी आ रही होती हैं, हादसात की बात भी हो रही होती है। तो जब मना किया जा रहा होता है, वार्निंग्स दी जा रही होती है, तो उनको सुनना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी हम है। सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को भी महफूज रखें, अपनी फैमिली को भी महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें। सबसे बड़ी बात कि कोई किसी हादसे का कोई शिकार ना हो। आमीन। ज़रा से बहुत शुक्रिया, हसन हमजा बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। इसी मैसेज के साथ कि प्लीज़ अपना भी ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, अपने आसपास जो आपकी कम्युनिटी है उसका भी ख्याल रखना है। आपने वहाँ रहते हुए भी ख्याल रखना है, जैसे सबीना आपने बात की ना, कहीं ट्रैवल करते हुए प्लीज़ देखा करें कि कोई अलर्ट तो जारी नहीं हुआ। डू चेक कि अच्छा अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का रास्ता कैसा है, कोई बंद तो नहीं है रास्ता, कोई ऐसा अलर्ट तो जारी नहीं किया गया कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है, फिर अपने आसपास लोगों की आपने हिफाजत करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने पिछले कुछ सालों में ज़्यादा नुकसान होते देखा है, वो चाहे फिर चित्राल हो, वो चाहे फिर सवात या कलाम हो, चाहे फिर बहुत सारे इलाके हों। तो अपना ख्याल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।